साला 10-10 दिन तक कचरा लेने के लिए नहीं आते हैं। ऐसा कोई बदबू सूंघे तो ऐसे ही कोई मर जाए। मुंबई के विरार क्षेत्र से सटे हाईवे पर जबरदस्त बदबू फैली हुई। कचरे के ढेर में पड़ी एक लाश आते जाते मुसाफिरों के लिए मुसीबत बन गई, लेकिन उनमें से एक के पास भी उस पर नजर डालने के लिए फुर्सत नहीं थी। यही है मुंबई। यहाँ के लोगों के पास सब कुछ है पर समय नहीं है। मुंबई मायानगरी हमारे देश की आर्थिक राजधानी। यहाँ पे बसने वालों का एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना। एक होड़ सी लगी है, पर कहीं इस होड़ में इंसान और उसकी इंसानियत गुम तो नहीं हो रही है? हमें एक पल रुककर अपने आप से यह सवाल पूछने का वक्त आ गया है। एक समय था जब मुंबई इस देश का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, मगर आज वही शहर अपराध का केंद्र बनता जा रहा है। और अगर कोई बदलाव नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं जब अपने ही शहर में एक आम मुंबईकर को खुलेआम सड़कों पर घूमना मुश्किल हो जाएगा। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के मुताबिक सन 2011 में इंडियन पिनल कोड की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत पुलिस के पास कुल मिलाकर 32,190 केसेस दर्ज हुए। इन आंकड़ों का सीधा इशारा एक ही सवाल कर रहा था कि कचरे के ढेर में जो एक लावारिस लाश पड़ी है वो किसके जुर्म की शिकार है? क्या कहानी है इस जुर्म के पीछे? अच्छा, कोफ्ते बनाने हैं तो उस हिसाब से करना। जी मैम साहब। सुनीता, कल जाकर बैंक से पैसे निकालूं ना तो फिर मैं टेंशन फ्री। क्या? कहाँ लेके जा रही है? अरे मुझे खाना बनाना है। तू खाना पकाना है ना? बैठिए। सबके सामने ढिढोरा पीटना जरूरी है क्या? एक तो बैंडा जा रही हो अकेली इतनी दूर। आजी एक दिन रुक जाओ ना, मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर साथ में चलते हैं, ठीक है? अकेली कहाँ? मुन्ना है ना, हाँ, वो मेरे साथ बैंड्रा तक आएगा और वहां से लौटते उदय के घर छोड़ देगा। उदय को पैसे दे दूं, वो जाकर ब्रोकर को पहुंचा दे, एक काम खत्म हो जाए ना। हाँ, तू मेरी चिंता मत करना। नहीं, मैं उदय काका से बात कर लेती हूँ, उनसे कह देती हूँ कि वो एक ब्रोकर से बात कर ले। और वैसे भी एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तू उदय को फोन मत कर। हेलो उदय काका, सुनीता बोल रही हूँ। काका आप ब्रोकर से बात कर लीजिए ना कि वो एक दिन रुक जाए। मैं थोड़ा बिजी हूँ अपने काम में। तुम खुद ही बात करो ना ब्रोकर से। मैं रखता हूँ बेटा। लेकिन काकू, हेलो। काट दिया। इसीलिए कह रही थी कि फोन मत लगा। देख, तू मेरी चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। लेकिन आजी आप। ले, कोई आ गया। जा, चके दरवाजा खोल। अरे जा। टैंग टैंग। कैसी है? अरे शाहीन, आजा। आजी कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? अच्छी हूँ बेटा। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं खाना लगवाती हूँ। पिछले हफ्ते शॉपिंग की थी ना? हाँ तो इतनी सारी ड्रेसेस। पापा के घर जा रही हूँ वापी, पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनूंगी मैं। हाँ, तुम्हें तो खर्चा करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। काम करती हूँ, खर्च भी करूंगी। अरे चलो चलो, खाना तैयार है, गर्मा गर्म खा लो। चलो जी, इसीलिए मुझे आप बहुत पसंद है। अब पता है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। हाँ चलो। अरे आजा। मुझे भूख नहीं है। इसे क्या हुआ? जिद्दी है, वैसे थोड़ी ना मानेगी। हाँ, हूँ मैं जिद्दी, इतनी देर से कह रही हूँ लेकिन नहीं। शाहीन, क्या कल तू आजी के साथ बैंक जा सकती है? अरे मैं चली जाऊंगी, तू क्यों टेंशन ले रही है? अगर आप मुझे अपने हाथ की थाली पेट खिलाएंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। वो तो वैसे भी मिलेगी। और वापी? घर ही तो जा रही हूँ, आजी के काम के बाद चली जाऊंगी। थैंक यू शाहीन, तूने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। चलो 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 चलो, खाना खा लो। हाँ, चलो। मुझे बहुत भूख लग रही है। दीप्ति आंटी, आपने आजी को कहीं देखा? नहीं, आज तो पूरा दिन नहीं देखा। कुछ बोल के नहीं गई? नहीं। ठीक है, थैंक यू। कहाँ जाएंगे आज? कुछ बोला भी नहीं। उदय काका।
कि वो आजी को फोन दो ना, पूछो ना उनसे वो आज वहीं रुकने वाली है क्या। सुनीता, यहाँ पे क्या हमने धर्मशाला खोल के रखी है? हेलो, कहाँ जा सकती है आजी? शायद हेलो, सॉरी यार, मुझे घर पहुंचकर फोन करने ही वाली थी। आजी कहाँ पर है? कहाँ पर है मतलब? घर पर होंगी और कहाँ? तूने लास्ट टाइम उन्हें कहाँ ड्रॉप किया था? क्या मतलब है? मैं खुद उनको उदय चाचा के घर पर ड्रॉप करके आई हूँ। पर मैंने अभी काकी से बात की और उन्होंने कहा कि वो उनके पास नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खुद उनको छोड़कर आई हूँ यार। ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। सुन, तूने देख, हेलो, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? दरवाजा खोलिए। हाँ, खोलता हूँ। अरे तुम इधर क्यों आई हो? आजी का कुछ पता नहीं चल रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं आई है। क्या? क्या रे? काकी, वो मेरी दोस्त है ना शाहीन, उसने मुझे बोला कि उसने आजी को आपके घर की बिल्डिंग के गेट के पास छोड़ा था। तो क्या फोन पर मैं झूठ बोल रही थी तेरी आजी यहाँ पे नहीं आई करके? नहीं काकी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन आजी गेट तक तो आई थी ना। आजी के पास कैश में से भी एक मिल जाएगी अपन। कहाँ गए आजी का? सर, 24 घंटे हो गए पर आजी की कोई खबर नहीं है। पर मला एक सांगा, कांदिवली और बोरीवली ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर आप उसके साथ क्यों नहीं रहते थे? क्या बोलूं साहब, वो औरत बहुत जिद्दी है। आपकी माँ जिद्दी है इसलिए आप उसके साथ नहीं रहते थे? कमाल है। नहीं, वो मतलब नहीं मेरा। अभी शहर में रहते हैं और शादी के बाद छोटा सा घर, बच्चे, अपनी बीवी, आप तो समझते हैं ना साहब। मुंबई के सीनियर सिटीजन्स की यही कहानी है। कहीं रहने के लिए जगह की कमी, तो कहीं दूसरों के दिल में उनके लिए जज्बात की कमी। यही वजह है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल अकेले बिताते हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपराधियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। लिहाजा आए दिन इन बड़े बड़ों के घर चोरी, डकैती, मर्डर के केसेस हमारे सामने आते हैं। अच्छा, जब आपकी आखिरी बार उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? म्हणजे त्यांना कुठे जायचं आहे, कुठे जाणार? मैं बोला ना साहब, वो औरत बहुत जिद्दी है। बस मन में आ गया होगा, चली गई होगी। नहीं, आजी जिद्दी होगी, मगर वो किसी को परेशान नहीं करती थी। अगर उसको कहीं जाना होता, अगर उसके दिल में ऐसा कुछ होता कि कहीं जाने वाली है, तो कम से कम वो मुझे जरूर बोलती। और शाहीन ने भी कुछ नहीं बोला। शाहीन? हाँ, शाहीन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दादर में हम दोनों साथ में रहते हैं भाड़े के रूम पर। वहां से मेरा ऑफिस नजदीक पड़ता है, इसलिए मैंने ही शाहीन से कहा था कि तू दादी को बैंक लेके चली जा। अकेले, वो भी इतने पैसों के साथ? हाँ, क्योंकि शाहीन मेरी बहन जैसी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और दादी को भी था। अच्छा, ये शाहीन अब कहाँ मिलेगी? वापी में अपने बाबा के यहाँ गई है। उसका कॉन्टेक्ट नंबर दो। हेलो शाहीन, इंस्पेक्टर भोगले बोलते हैं। सुनीता बिजी थी तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उन्हें बैंक लेके जाऊं। अच्छा, आपने आखिरी बार उनको कहाँ छोड़ा था? मैंने लास्ट टाइम उदय चाचा की बिल्डिंग के नीचे छोड़ा था। ओके, आपने कौन सी बैंक में और कहाँ उनको छोड़ा था? बैंक ऑफ चारपुर, बैंड्रा ब्रांच। ओके, थैंक यू। एक बात बताइए, दादी बोरीवली में रहती थी, फिर उनका बैंक अकाउंट इतनी दूर बैंड्रा में कैसे? आजी बैंड्रा में नौकरी करती थी और आजी के ऑफिस का ही अकाउंट नंबर था। मैंने उनसे बार बार कहा कि वो बोरीवली ब्रांच में शिफ्ट करवा ले, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। हमेशा बात टालती थी, कहती थी कि वहाँ वो सबको जानती हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, पर अक्सर हमने देखा है कि हमारे बुजुर्ग बदलाव को अपनाने में हिचकिचाते हैं। यह समझना बहुत ही अहम है कि एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं ना सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, बल्कि पैसों के लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए इजाद की गई हैं। पर अफसोस, रुक्मिनी बाई ने हमारे कई बड़े बूढ़ों की तरह समय के साथ बदलने से इनकार कर दिया। बताइए इंस्पेक्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मुझे रुक्मिणी चिखले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उनका अकाउंट आप ही के बैंक में है ना? कोई प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर साहब?
17 मार्च को कैश विड्रॉ होने के बाद से रुक्मिणी बाई लापता है, क्योंकि रकम काफी बड़ी थी, इसलिए हमें शक है कि उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। तो इसलिए 17 मार्च को उन्होंने जो भी कैश विड्रॉ की उसके हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए। जी सर, बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से 17 मार्च को रुक्मिणी बाई ने 12:45 में उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले और उसके बाद उस दिन से वो गायब हो गई। यानी सर, बांद्रा से अगर रुक्मिणी बाई और शाहीन दोनों 1 बजे भी निकलते तो कांदीवली वेस्ट में अपने चाचा के यहाँ वो 2-2:30 बजे तक तो पहुंच ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुगले लगभग 11-11:15 बजे के आसपास शाहीन दादी को लेकर बांद्रा बैंक जाने के लिए निकले। राइट सर। और लगभग 12:30 बजे वो बांद्रा में बैंक में पहुंच गई। राइट। और 1 बजे बैंक से निकलकर शाहीन ने कांदीवली में दादी को ड्रॉप किया करीब 2:30 बजे। राइट सर। और खुद बस पकड़कर वापी के लिए निकल गई। तो फिर 2:30 बजे के बाद कांदीवली से दादी गई कहाँ? मुझे लगता है कि हमें कभी पता नहीं चलेगा कि आज ही कहाँ गई। पता नहीं वो कहाँ होंगी, कैसी होंगी, किस हालत में होंगी। हो सकता है उन्हें किसी जान पहचान वाले ने गायब कर दिया हो ताकि उस पर शक ना आए। उन्हें कोई क्यों गायब करेगा? तो उनके पास पैसे थे, ये बात कौन कौन जानता था? पैसे के बारे में आज ही मैं और मेरी फ्रेंड शाहीन और मेरे चाचा जी। ठीक से याद करो, शायद किसी ने कुछ सुन लिया हो। हाँ, कुछ दिन पहले मैं और आजी मार्केट गए थे सब्जी लेने। शायद उस सब्जी वाले ने सुना हो। ये राम प्रसाद से बरसों से सब्जी खरीद रही हूँ मैं। हाँ, आगे आपका राम प्रसाद। हाँ, आ गया। अरे आओ माँ जी आओ। नमस्ते। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ माँ जी। अच्छा, 1 किलो फूलगोभी दे देना। हाँ माँ जी। अरे सुनीता, पता है वो घाटकोपर वाले फ्लैट की बात थी ना, वो सौदा पक्का हो गया। चलो अच्छा है। कल ही जाके पैसे निकाल कर ब्रोकर को दे देती हूँ, तो एक काम खत्म हो जाए, टेंशन फ्री। हाँ हाँ आजी, पर यहाँ ये सब बोलना जरूरी है क्या? अरे यहाँ कौन है? ये राम प्रसाद। अरे इसको तो मैं बचपन से जानती हूँ। लो माँ जी। हाँ, कितने पैसे हुए? हाँ ले, देख मुन्ना, कल सुबह 11 बजे आ जाना, मुझे बैंक जाके पैसे निकालना है। हाँ जी। बैंक जाने का है ना मौसी? हाँ। मैं टाइम पे आ जाएगा। हो। टाइम पे आ जाएगा। चल। तो इन सब लोगों को पता था कि रुक्मिणी बाई दूसरे दिन बैंक से पैसे निकालने वाली है। रुक्मिणी बाई ने अपनी पोती सुनीता के साथ पैसों की बात की थी। जाने अनजाने में सुनीता के अलावा ऐसे और 3 लोग थे जो ये जानते थे कि रुक्मिणी बाई बैंक से पैसे निकालने वाली है। अब सवाल उठता है भरोसे का। याद रखिए, किसी पर भी भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मुंबई शहर, जहां कुछ लोग अपनों के लिए भी पराये हो गए हैं, वहां आज भी रुक्मिणी बाई ने कुछ परायों को अपना समझ रखा था और शायद इसीलिए ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। याद रखिए, अपराध करने के लिए अपराधी तो जिम्मेदार होता ही है, लेकिन हमारी असावधानी से उसके लिए अपराध करना और भी आसान हो जाता है। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं साहब, बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो कहे कि माई को तो हम बचपन से जानत रहे हैं। वो कुछ घर के बारे में बात कर रही थी, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं समझ में आया साहब। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। हाँ? पुलिस को देख के भागा क्यों? भागा क्यों? वो तो मुझे लगा कि बैंक वालों ने आप लोगों को मुझे पकड़ने को भेजा है साहब। मैंने बैंक से लोन लिया था ऑटो के लिए, 6 महीने से नहीं चुकाया था, इसलिए भागा था साहब। अच्छा। फिर तो रुक्मिणी बाई का पैसा छीनने का तेरे पास अच्छा बहाना था। बता, तूने रुक्मिणी बाई को कहाँ छुपा के रखा है? उसका पैसा किधर है पैसा उसका? मैंने किसी का पैसा नहीं छीना साहब। मैंने तो उनको ले जाकर बैंक छोड़ दिया था और मैं वहां से चला गया था।
साहब मेरी बीवी पेट से है। उसको डॉक्टर के पास ले जाना था साहब। डॉक्टर ना रिक्शा ड्राइवर ना? हाँ, वो आया था उसने दोपहर को अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर। ओके, थैंक यू। वेलकम। तेरी माँ तेरे घर आई, उसके बाद गायब हो गई। अब 2 दिन से उसका कोई आता पता नहीं, फिर भी तेरे को उसको कोई फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं साहब, मैं कितने दफा बोला कि माँ उस दिन घर पे आई ही नहीं। तो फिर गई किधर? मेरे को क्या पता, उसके मन में जो आता था वो करती थी, वो किसी का नहीं सुनती थी। मतलब एक बूढ़ी औरत अपनी मर्जी से पैसे लेके गायब हो गई? हाँ, भोगले गायब नहीं हुई, इसने उसे गायब कर दिया ताकि उसके पैसे पे ऐश कर सके। ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने बोला ना कि माँ उस दिन मेरे घर पे आई ही नहीं, मैं नहीं मिला उस दिन उनको। ठीक है, जाओ। भोगले, वो उसकी सहेली क्या नाम उसका? शाहीन। वो वापस आई कि नहीं, जरा पता करो। तो सीनियर सिटीजन्स के साथ हुए अपराधों में एक चौंका देने वाला सच सामने आया। इन केसेस में ज्यादातर जुर्म पेशावर मुजरिमों ने नहीं, बल्कि उनके करीबी लोगों ने अंजाम दिए। इसी चिंताजनक स्थिति को देखकर सन 2011 में मुंबई पुलिस ने सोसाइटी कॉप्स नाम की एक स्कीम की शुरुआत की। इसी स्कीम के तहत वेस्टर्न सबर्ब्स में 1400 पुलिस स्टेशंस को अलग अलग सीनियर सिटीजन्स की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन कांस्टेबल के प्रोत्साहन से 6778 सीनियर सिटीजन्स ने अपना घर, अपने सोसाइटी में काम करने वाले वॉचमैन, लिफ्टमैन, बाई और अन्य वर्कर्स की डिटेल्स, यानी कि 7765 लोगों की डिटेल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। अच्छा, तो तुम्हारी फैमिली वापी में है, लेकिन काम तुम यहाँ करती हो। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? I mean, वापी में? मेरे पापा हैं, मैं इन्हीं को मिलने गई थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस काम से तुम मिलने गई थी? क्योंकि उस दिन तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी भी नहीं थी। वो एक्चुअली कोर्ट में मेरी हियरिंग थी। डिवोर्स के बाद मेरे और मेरे एक्स हस्बैंड के बीच कुछ केस चल रहे हैं मेरे बच्चे को लेकर। लॉयर को देने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए होगा। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मैं कहना ये चाहता हूँ कि रुक्मिणी बाई जब बैंक गई थी तो उसके साथ आपकी बेटी भी गई थी, और रुक्मिणी बाई गायब होने के पहले उसे आखिरी बार देखने वाली भी आप ही की बेटी। इसलिए रुक्मिणी बाई के गायब होने का शक इस पर भी जाता है। सुनीता की दादी यानी रुक्मिणी बाई को गायब हुए कई दिन हो चुके थे। बोरीवली पुलिस ने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशंस को इत्तिला कर दी। पुलिस नेटवर्क के पास रुक्मिणी बाई का पूरा विवरण और तस्वीरें सर्कुलेट हो गई। बावजूद इसके कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और ये केस भी दूसरी केसेस की तरह फाइल की ढेर तले दबता हुआ नजर आ रहा था। सर्विस रिवॉल्वर से? सर, बोलो बस लेगा है? सर अभी अभी खबर मिली है, रुक्मिणी देवी का जो डिस्क्रिप्शन हमने सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट किया था, उसके जवाब में विरार पुलिस स्टेशन से अभी भी फोन आया है। क्या? सर, विरार पुलिस को कचरे के ढेर में एक सीनियर सिटीजन लेडी की लाश मिली। हटिए हटिए, आप लोग साइड हटिए, हटिए। ये सर। सर चले? जा तुम्ही जा चेक करा सगळं व्यवस्थित, डिटेल घ्या, निघा। ये बॉडी वायलेंस फोन कोणी केला होता? किसने देखा था? मैं साहब। इधर इधर। नमस्कार साहब। क्या हुआ? मेरा नाम श्रीराम वर्दिया साहब। मैं सुबह में काम को जा रहा था साहब, तभी कुछ कचरा उठाने लोगों को चिल्लम चिल्ली करते सुना साहब। सब इस कचरे को सभी मोहल्ले वाले इधर ही डालते साहब। जब कचरे में ये लाश को देखा ना साहब, तब पुलिस में जाके मैं कंप्लेंट किया साहब। झालं का भोगले? यस सर, यस सर। चला खा लवकर लवकर। हाँ हवालदार, बॉडीला फॉरेन्सिक लॅब मध्ये पाठवा। विरार में यह लाश लावारिस नहीं थी।
ये उसी रुक्मिणी बाई की लाश थी जिसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारकर कचरे के ढेर में सड़ने के लिए फेंक दिया। ये वही रुक्मिणी बाई थी जिसने अपनों के लिए, उनकी खुशी के लिए अपना जीवन बिताया। ऐसी औरत को ऐसी मौत कौन दे सकता है? जी देखिए और हमें बताइए कि ये बॉडी रुक्मिणी बाई की है कि या नहीं। हवलदार। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक रुक्मिणी बाई को पहले गला घोट कर मार दिया गया, फिर उन्हें कोई पहचान ना सके इसलिए उनको। नहीं, आजी का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। वो तो बहुत अच्छी थी, सबको बहुत प्यार करती थी, सबकी बातें मानती थी। कोई कैसे उन्हें मार सकता है? मेरी आजी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी आजी। 17 मार्च को लगभग 4 साढ़े 4 के बीच उनका खून हुआ था। उसके बाद उनकी लाश विरार के किसी सुनसान सड़क के किनारे किसी कचरे के ढेर में उनकी लाश मिली है यहाँ पर। विरार? मैंने उन्हें खुद कांदिवली वेस्ट में छोड़ा था। उनको छोड़ने के बाद मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मैंने वापी के लिए बस पकड़ी। वो कांदिवली वेस्ट से विरार कैसे चली गई? आजी विरार क्यों जाएंगी? मुगले, तुम एक काम करो, सुनीता से जाके मिलो और उदय के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो कोशिश करो। सर लेकिन उदय के बारे में क्यों? इतने दिन हुए लेकिन एक भी बार अपने माँ के बारे में पूछताछ करने को नहीं है। सिर्फ सुनीता को अपने दादी के मरने का दुख है, लेकिन एक बेटे को अपने माँ की मौत का दुख न हो, कुछ गड़बड़ लगती है। राइट सर। मूव। ओके। सुनीता जी। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? अच्छा आप यही मिल गई, मैं आप ही को मिलने आ रहा था, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बोलिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके अज्जी के साथ चाचा का बर्ताव कैसा था? यानी मेरा मतलब उनकी आपस में बनती थी या नहीं? नहीं बनती थी, उनकी भी और उनकी पत्नी की भी। वो लोग आजी के पास तभी आते थे जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती थी, वरना आजी कभी बीमारी पड़ती थी तो वो लोग पूछते भी नहीं थे कि आजी कैसी है। अच्छा इन पैसों का वो क्या करते थे? मेरा मतलब वो खुद कुछ काम नहीं करते थे? करते थे, पर उन्हें हमेशा अपने बेटे संजय के लिए ही पैसे चाहिए होते थे, और संजय सारे पैसे जुए और नशे में उड़ा देता था। संजय जी। थैंक यू। चला। अरे दरवाजा तो खोलो। कौन आया? इंस्पेक्टर साहब आप? संजय, संजय किधर है? वो तो अंदर सो रहा है। सो रहा है? जाओ देखो। अरे अरे लेकिन बात क्या है साहब? हाँ सांगतो हवलदार काय झालं? नहीं सर। क्या हुआ क्या? कोई नहीं अंदर। संजय नहीं है? नहीं सर। कह रहे झूठ बोलता है? हाँ झूठ बोलता है? मेरा मतलब खाना चल तू, इसके कपड़े ले, इसके कपड़े ले इसके, चल। हाँ सांगतो चल तू थाने में चल। अबे तू चल ना, चल। सब क्या हुआ बताइए तो सही साहब। पुलिस को झूठ बोलता है? बता तेरे लड़के को कहाँ छुपा के रखा है, बता। मैं सच्ची बोलता है साहब, मेरे को नहीं मालूम। तेरी झूठ है? इतना मारो साले को, छूट तो क्या पुलिस के सामने बोलने के लायक भी नहीं रहे। मारो साले। बोलता हूँ साहब, बोलता हूँ। जब उस दिन मेरी आई बहन जाने का था तब मैं और मेरी बीवी सिद्धिविनायक मंदिर के लिए निकल रहे थे। तब मेरा बेटा संजय सो रहा था। जब हम लोग मंदिर से वापस आके देखा तो मेरा बेटा घर में नहीं था। तब से संजय गायब है। तो फिर तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? कोई नई बात नहीं थी साहब। संजय को जुए और नशे की लत लगी हुई है। इसके पहले वो हफ्ता गायब हो जाता था, फिर पैसा खत्म होने के बाद वापस आ जाता था। इस बार भी लगा वापस आएगा अपने आप। इसका मतलब रुक्मिणी बाई को मारने की सबसे बड़ी वजह तो आपके बेटे संजय के पास ही थी, क्योंकि वो हमेशा उनके पास जुए के लिए और नशे के लिए पैसे मांगता था। हाँ रुक्मिणी बाई उस दिन बैंक से वापस तेरे घर आई
संजय ने उसके पास 2 लाख रुपए देके लालच में आके उसका खून कर दिया। उसके बाद बॉडी लेके जाकर विरार में फेंक दी और पैसे लेके भाग गया। नहीं। भोगले उठा गेला संजय, क्या उठा गेला? अरे कुछ मिला? अरे कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। नहीं साहब, पूरा घर छान मारा, ना ही बैग मिला और ना ही पैसा मिला। ये सारा पैसा गया कहाँ? जुए में हारा होगा, सबूत तो कोई है ही नहीं। सर मुझे तो 100% ये काम संजय का लगता है। चलो। पुलिस को अब संजय की तलाश थी। उन्होंने ऐसे कई अड्डों पर छापे मारे जहां गैर कानूनी तौर पर दारू और नशीली दवाओं का व्यापार होता है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि संजय जैसा मंझा हुआ नशेबाज ऐसी ही किसी जगह पर हाथ आएगा, और वही हुआ। 17 मार्च को तू दोपहर में कहा था, जब तेरी दादी घर आई थी, कहा था तू, बोल। कौन दादी? अब याद आया? अब याद आया कौन दादी? पैसे किधर रखे? क्या किया तूने? ऊपर चुका बता, क्या किया? लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन दादी? कब आई? कब गई? मैं सुबह से पी रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। अब तेरे को सब याद आ जाएगा साले। अब तू बोलेगा। बता। मत मारो प्लीज। हाँ बता। मैंने अपनी दादी को मार दिया, उनके सारे पैसे भी छीन लिए। नहीं भोगले, इसने कुछ नहीं किया। लेकिन सर, अभी तो इसने आपके सामने कबूली जवाब दिया कि वो सिर्फ तुम्हारे मार से बचने के लिए। पता करो ये दिन भर कहाँ था, किसके साथ था, कौन कौन लोग इसके साथ थे। छोड़ दो इसे। संजय चिखले को नहीं जानता तू? नहीं साहब, सच बोलता मैं, माँ कसम साहब। चोरी के केस में अंदर डाल दो साले को, 2-3 साल अंदर सड़ेगा ना, अपने आप सब याद आ जाएगा। बोलता है, सब बोलता है साहब, और अब उनको अंदर मत डालो। चल बोल बोल बोल, बता बोल। सब वो दिन मैं, संजय और उसके साथ एक और आदमी था। अब उन तीनों अक्का दिन सुबह से दारू पी रहे थे और जुआ खेल रहे थे साहब। छोटे मोटे घरेलू झगड़ों के अलावा ऐसी भी कोई बात थी दूसरी जिसकी वजह से तुम्हारे चाचा और उनकी फैमिली तुम्हारी दादी से नाराज थे? हाँ, एक बार हुआ था जब आजी ने अपनी वसीयत चेंज की थी। सुनीता के बयान के बाद इस केस का एक और अहम पहलू सामने आया। रुक्मिनी बाई ने अपनी वसीयत बदली थी। नई वसीयत के मुताबिक उदय और उसके परिवार को उन्होंने जायदाद से बेदखल कर दिया था। सारी पूंजी सुनीता के नाम कर दी। मुझे ये पैसे, ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं चाहिए, आज ही चाहिए। आज ही, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे क्या लगता है, तुझे ऐसे रोते देख आजी को अच्छा लगेगा? मैं सोच रही थी क्यों ना हम इसी घर में रुक जाए, और वैसे भी ये सारी चीजें आजी तेरे लिए छोड़ गई है ना, और अगर वो होती ना तो वो भी यही चाहती, और हमारा किराया भी तो बच जाएगा। नहीं, यार होगी तो कभी नहीं भूल पाओगी आजी की चीजें। ये घर मुझे बार बार याद दिलाता रहेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तूने कोई गलती की ही नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में रोकर क्या मतलब है? मेरी बात मान, हम यहीं रह जाते हैं। नहीं शायद, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे लिए मेरी आजी की चीजें ही काफी है। उनकी याद आती रहेगी। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दूंगी। ठीक है, देखो जो करना है कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मगर क्या ये आजी की निशानी में रख लूं? रख ले। अरे मैडम, बिजली वाले आए थे, आपके फ्लैट का कनेक्शन काट के गए हैं। ये बिल दिया है,
इस बार आप लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा है। I'm so sorry सुनीता, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। अरे एक्चुअली कुछ पैसे कम पड़ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं बाद में भर दूंगी। गॉड, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, मैं भर दूंगी। भैया आप सामान निकालिए गाड़ी से। कितने मुश्किल। आपके पैसे कितने हुए भैया? जी हेलो, अब शाइन हो? हाँ जी। हम आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी से आए हैं। हमने आपको कितना फोन किया पर आप मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं फोन आंसर नहीं कर रही हूँ। आपकी पेमेंट ओवर ड्यू है मैम। आपके लिए अच्छा हुआ कि आप जल्द से जल्द पेमेंट कर दें। मैं पेमेंट पे करने आने ही वाली थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे घर में आ जाए। क्या हुआ शाइन? कौन है ये लोग? अरे कुछ नहीं यार, क्रेडिट कार्ड में थोड़े से पेमेंट पेंडिंग है जिसकी वजह से ये लोग घर में आ चले हैं। और डिले हुआ तो मैम आपके खिलाफ मुझे मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। टोटल पेमेंट कितना है आपका? टोटल 70,000, लेकिन कम से कम आज 10,000 पे करना ही पड़ेगा मैम। 1 मिनट रुकिए। रुक शाइन। किस नाम से चेक बनाना है? मेट्रो के नाम से। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सुनीता, थैंक्स अ लॉट। कोई बात नहीं शाइन, लेकिन तुझे अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। ऑफिस से मेरा पेमेंट आने वाला था मगर पता नहीं क्यों डिले हो गया। और तू तो जानती है ना, मेरी बेटी की कस्टडी के लिए मेरे सारे सेविंग्स उसमें खर्च। प्लीज़ तू रोना बंद कर प्लीज़। तुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तू मुझसे बोल देना, ठीक है? पर प्लीज़ तू रो मत प्लीज़। ये कोई नई बात नहीं थी। पैसों को लेकर शाहीन का यही रुख था। कई बार वो खाने पीने के बिल से लेकर टेलीफोन के बिल भरना भी भूल जाया करती थी। सुनीता यह बिल भरती थी। अपने कमरे का किराया भरने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, सुनीता वो पैसे दिया करती थी। बावजूद इसके शाहीन के पास फजूल खर्च करने के लिए हमेशा पैसे रहते थे, क्योंकि शाहीन और सुनीता स्कूल के जमाने के दोस्त थे। शाहीन को सुनीता अपनी बहन की तरह समझती थी और इसीलिए परिवार के बीच क्या रुपए पैसे का हिसाब करना सुनीता की ऐसी सोच थी। सुनीता बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अच्छा ठीक है, ये मैं यहाँ रख लेती हूँ, तुम बाद में ले लेना। हाँ, तेरे काका को है ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है रे बेटा। देख सुनीता, आई ने सब प्रॉपर्टी तेरे नाम से की है, तो उस प्रॉपर्टी में अपने हिस्से के बारे में मुझे बात करना था। पर आज ही ने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। आई ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तू तो छोड़ सकती है ना। संजय तेरा भाई है। देख सुनीता, हम सब अभी एक ही परिवार के लोग हैं, मिल बांट के रहेंगे ना। नहीं, मेरी आजी ने मुझे अपनी मर्जी से अपने मन से दिया था। मैं आप लोग के साथ नहीं बांट सकती और मुझे भी नहीं चाहिए ये सब। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे रही हूँ। ट्रस्ट को? सुनीता, जो हो गया सो हो गया, मरने वाला मर गया, उसकी इच्छा का क्या? आप लोग के लिए कुछ नहीं है वो, मगर सुनीता के लिए वो सब कुछ है। तू कौन होती है रे बीच में बोलने वाली? मैं कौन बताऊं? जब आजी जिंदा थी तब तुम दोनों में से कोई नहीं पूछने आया। अब जब वो मर गई हैं तो तुम लोग सिर्फ उनके प्रॉपर्टी के लिए आए हो। ए छोकरी, तू कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? बताओ मैं कौन हूँ? बुलाओ मैं पुलिस को। पुलिस क्यों देती है? चल सुहासनी, इसको तुम्हें बाद में देख लूंगा। देख लूंगा तुम दोनों को। अरे जाओ देख लेना, अच्छी तरह से देख लूंगी तेरे को। जा जा चल। क्यों रो रही है? शायद कोई कैसे इतना मतलबी हो सकता है? तुम चोर लोगों के लिए रो रही है? अरे भाड़ में गए ऐसे लोग। सुनीता, एक बात बोलूं, तेरे उदय काका है ना, उनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम पापा के घर चलते हैं वापी। भैया कांदीवली हाईवे पे जो बस स्टॉप है ना, वहाँ ले लीजिए। नहीं भैया, आप चेकनाका ले लीजिए। सुनीता, हम एक काम करते हैं, चेकनाका से विरार के लिए ऑटो कर लेंगे और वहाँ से वापी के लिए बस। और तुझे पता है, लास्ट टाइम की तरह मुझे 2 घंटा लेट नहीं होना। ओ नो, काका की बातों में ना सब कुछ भूल गई। शाहीन, मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना होगा। वो क्या है, एक जरूरी प्रेजेंटेशन है, हम बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, अरे सुनिए, बाय। मगर ओह नो, शाहीन के पास जितने पैसे होते थे कम पड़ते थे और उसके खर्चे जरूरत से ज्यादा थे। कमाई भी कुछ खास नहीं थी।
पर सर जब देखो तब हर किसी से उधार लेती थी, चाहे वो ऑफिस हो चाहे मैं, और हम जहाँ भी जाते थे हमेशा बिल मुझसे भरवाती थी, यहाँ तक कि रूम का रेंट वो भी मैं पे क्या करती थी। और क्रेडिट कार्ड वाले पता नहीं सर कितने लोगों की उधारी थी उसके सर पर, और जब भी पैसे की बात करे कोई तो बस कोई ना कोई बहाना करके बात को टाल देती थी। ये सब अभी हमें बताने की कोई खास वजह? पता नहीं सर, लेकिन आज वापस जाते वक्त शाहीन ने कहा कि वो पिछली बार की तरह 2 घंटे लेट नहीं पहुंचना चाहती। तो मुझे कुछ खटका, 2 घंटे मतलब उस वक्त वो कहाँ थी? तो मैंने सोचा कि मुझे आपसे ये सारी बातें डिस्कस करना चाहिए, शायद आप लोगों को कोई क्लू मिल जाए। पुलिस की शक की सुई अब पूरी तरह शाहीन की तरफ घूम चुकी थी। सुनीता की समझबूझ ने पुलिस को एक ऐसा सुराग दिया था जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने वाला था। पुलिस ने बस स्टॉप पर जाकर उन सभी बसेस की तहकीकात की जो वापी जाती थी। शाहीन की फोटो भी सर्कुलेट कर दी, जिसके जरिए उन्हें उस बस का पता चला जो शाहीन ने पकड़ी थी। साथ ही उन्हें एक ऐसा शख्स मिल गया जिसने बताया कि शाहीन ने बस विरार से पकड़ी थी, ना कि कहीं और से। पुलिस का शिकंजा उसकी चारों तरफ कसता जा रहा था, पर शाहीन भी कुछ कम शातिर नहीं थी। वो वापी की बजाय वापी के पास वाले उमर गांव के परशुराम लॉज में छुप कर बैठ गई। ये तुम्हारे सारे बिल, लॉयर के, शॉपिंग के, ये तुम्हारा 4 दिन पहले का माय मॉल का बिल 19,000 का, ये 2 दिन पहले का बिल सुरेश ज्वेलर का 98,000। वो मैंने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया था। क्रेडिट कार्ड, ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट 50,000 है, ये तो तुम कब का क्रॉस कर चुकी। और तुम्हारी पगार 25,000। ये इतना सारा शॉपिंग, ये ज्वेलरी, कहाँ से आया है सब पैसा? वो मेरे ऑफिस में ईयरली बोनस अनाउंस हुआ था और मेरा प्रमोशन भी। भोसले लेके उसको। भैया वापी की बस कितने बजे की है? 5 बजे। कहाँ पे? यही बस, यही से। हाँ। इसे पहचानते हो? देखा है कभी? नहीं। कौन है ये? मैंने इसे कभी नहीं देखा पहले। लेकिन इसने तुम्हें देखा। 17 मार्च को विरार से वापी के लिए 5 बजे की बस लेते हुए, और तुमने तो हमें बताया था कि तुमने बोरीवली वेस्ट से 3 बजे की बस ली। उस दिन जब मैं आजी को बैंक लेके गई, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने जब आजी को देखा पैसे निकालते हुए, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो पैसे लेके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे आजी को रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े। आजी, आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोल बेटा। आप चलिए ना, रवि को समझाइए ना। एक बच्चे को बाप से ज्यादा माँ की जरूरत है। आप भी तो एक माँ है ना, आप समझती हैं ना? हाँ बेटा, समझती हूँ मैं। रवि ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। मैं अपने बच्चे को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। आजी, आपकी बात वो शायद मान जाए। अब चलेंगी ना मेरे साथ? आजी ठीक है बेटा, कब बात करनी है बता देना मुझे। रवि है ना, आज अपनी फैमिली के साथ शाम को बाहर जा रहा है, फिर वो डायरेक्ट केस की सुनवाई पे आएगा, फिर मेरी बात नहीं हो पाएगी। आजी, मेरी बच्ची मुझसे दूर हो जाएगी। एक आप ही का सहारा है आजी, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। आजी, लेकिन कहाँ? विरार। वो क्या है ना, रवि ने विरार में नया फ्लैट लिया है और उसके मम्मी पापा भी वही हैं। शायद इसी बहाने उन लोगों को भी समझ आ जाए और मेरी बच्ची वापस आ जाए। लेकिन इसे लेकर उसके वहाँ? मैं भी यही सोच रही थी, हम कैसे जाएंगे? ठीक है, चलते हैं। तू है ना साथ में, कुछ नहीं होगा। थैंक यू आजी, थैंक्स अ लॉट। फिर मैं उनको विरार लेके गई। शाहीन बेटा, ये कैसी जगह पे रूम लेके रखी है तुम्हारे पति ने? ऐसी सुनसान जगह पे कोई रहता है भला?
बेटा कितनी दूर है? थक गई मैं तो। बस आ गया। बहाने से मैंने उनका सबसे पहले गला दबाया। गला घोटने के बाद मैंने यहाँ वहाँ पत्थर देखा और मैंने उनका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, और बगल के कचरे के ढेर के पास उनको फेंक दिया। वो 2 लाख रुपयों का क्या किया? सब खर्च कर दिए। शाहीन कोई पेशावर मुजरिम नहीं थी, लेकिन लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो अपना आपा खो चुकी थी। अगर शाहीन एक बार रुककर दोबारा सोचती तो शायद उसके दिमाग से यह ख्याल निकल जाता, उसे कोई दूसरा पहलू नजर आता। उसे यह नजर आता कि जिस पैसे पर उसकी बुरी नजर थी, उसे रुक्मिनी बाई ने जिंदगी भर पाई पाई जोड़कर इकट्ठा किया था, और वही उसके बुढ़ापे का अकेला सहारा था। पर अफसोस उसे यह नजर नहीं आया। सिर्फ रुक्मिनी बाई की नहीं, मुंबई पुलिस के अनुसार हर साल सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ जुर्म में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसकी गंभीरता को ध्यान में रखकर पुलिस कमिश्नर ने 93 पुलिस स्टेशन के बाहर कंप्लेंट बॉक्सेस लगवाए हैं। इनकी सहायता के लिए 103 नंबर की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है। पर अफसोस रुक्मिनी बाई को यह जानकारी नहीं थी, और उनकी इसी लापरवाही से गुनाह को दस्तक देने का मौका मिल गया। समय आ गया है कि हम सब मुंबई कर मिलकर शपथ लें कि हम अपने बड़े बूढ़ों को उनका सम्मान वापस दिलाएंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, इस मुंबई को फिर से सपनों की नगरी बनाएंगे। अपने अंदर के लालच से कहेंगे आता बस, बाहर के लालचियों से कहेंगे आता बस। आमची मुंबई, मी मुंबई कर, सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।